हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स इसमें समझने हैं, फिर आपको जो है वो हेडिंग समझ में आएगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पहले पार्लियामेंट क्या है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट रहता है किसका? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में आपको पता है जो हमारा लोकसभा है वहाँ पे जो हमारे MPs होते हैं, जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय वोट्स मतलब बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, तो उनको हम लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं और वो जो है हमारे बिहाफ पे डिसीज़न लेते हैं पार्लियामेंट में। राज्यसभा के जो होते हैं उसमें कुछ नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ जो है इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनको हम लोग जो है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात पार्लियामेंट की। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या वो मतलब हेडिंग का मतलब क्या है कि ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है क्या वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या फिर एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें आते हैं, और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी जो है किस में आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी में। तो इसमें गवर्नमेंट ही हो गई पूरी। तो यही मतलब राइटर ने इसीलिए इस हेडिंग को लिखा गया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है क्या वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें जितने भी पार्टीज़ के जो लोग हैं वो वोटिंग के द्वारा कोई लॉ कोई कानून पास करते हैं, या फिर हमारा जो है वो एक जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के ही आदमी रहेंगे ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी गवर्नमेंट के आदमी रहते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को वो जो है वो एडवाइस देते हैं। तो यही पूरा इस हेडिंग का मतलब है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसमें हर बंदा जो भी MP रहता है अलग अलग पार्टीज़ के, वो वोटिंग करके कोई लॉ कोई कानून बनाते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना डोमिनेंट दिखाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को करते हैं। तो पूरा डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वो मैंने PDF जो है वो अपना बनाया हुआ है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है। किसके लिए? आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको जो है वो सीधे समझ में आ जाए। एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड कर देना, ताकि आपका न्यूज़पेपर हैबिट भी बढ़ता रहे। और डेली मेरा जो है वो सेशन आता है दोपहर को 2 से 3 के बीच में। डेली वर्ड मीनिंग अपलोड करता हूँ मैं 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से, तो उनको भी आप लोग जो है वो फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आंसर राइटिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? लास्ट वीक ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनागोरेटेड विद बोथ फैनफेयर एंड कंट्रोवर्सी। फैनफेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बड़े धूमधाम से करना। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको इनागोरेट किया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन उस विद बोथ फैनफेयर मतलब पूरी धूमधाम के साथ, एंड कंट्रोवर्सी, और इसके रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी हो गई। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? कोई मतलब, अब मैं कंट्रोवर्सी बहुत बच्चों को पता भी होगा, कंट्रोवर्सी होता है मतलब कोई परेशानी क्रिएट करना, किसी चीज़ की वजह से कुछ क्रिटिसिज्म होना, प्रॉब्लम होना। तो वो कंट्रोवर्सी क्या थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन पर्टिकुलर द एक्सक्लूजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द इनागोरेशन एंड द सिंबलिज्म अराउंड द सैनगोल इज कैप्चर एंड द सिंबलिज्म अराउंड द is scamdom is capture originally used to signify the transfer of power between Chola rulers generated significant debate। तो क्या क्या किस चीज़ की वजह से जो है वो कंट्रोवर्सी हुई? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जो मतलब एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर रखना। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो इस बिल्डिंग का इनागोरेशन करने नहीं आए थे, उद्घाटन करने नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो एक फॉर्मल हेड माना जाता है एग्जीक्यूटिव का, तो वही उस बिल्डिंग को उद्घाटन करने नहीं आए। इसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि हमारे PM ने उसको इनागोरेट किया। और दूसरा क्या हुआ, जो एक सिंबलिज्म था किसका? सैनगोल का। सैनगोल क्या है? एक स्कैप्चर है। अब ये स्कैप्चर का मीनिंग क्या होता है? स्कैप्चर का मीनिंग होता है
जो कि मतलब यूज़ किया जाता है, मतलब इसको आप लोग एक किस्म का वो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मतलब एक किस्म की जो है वो स्कल्पचर बोल सकते हो, मतलब मूर्ति टाइप की या फिर कोई सिंबल बोल सकते हो, जो यूज़ किया जाता है जब सिग्निफिकेंट, मतलब किस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए, किस चीज़ को दर्शाने के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई थी बिटवीन चोला रूलर्स। चोला रूलर्स मतलब जो साउथ में जो रूलर्स था चोला, ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनमें जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ था तो उसको सिग्निफाई करने के लिए ये दिखाया गया था। तो इसके कारण भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुई, चर्चा हुई। सबमर्ज बीनीथ दिस डिबेट हाउएवर इज़ एन ओवरलुक्ड फैक्ट। सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर में घुल मिल जाना, तो बीनीथ का मतलब होता है सबसे नीचे। तो इसमें क्या हुआ ना, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब ऐसे ही घुल मिल गई, जिनके बारे में बात ही नहीं हुई, उनको क्या किया गया, इज़ एन ओवरलुक्ड फैक्ट। ओवरलुक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। तो कुछ ऐसे फैक्ट थे जो मतलब ऐसे ही इस चीज़ में घुल गए और उसको जो है ना वो अनदेखा कर दिया। क्या फैक्ट थे, द इंक्रीजिंग सबऑर्डिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये सबऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समवन और समथिंग लेस इंपॉर्टेंट और पावर, मतलब किसी की पावर को कम करना। तो जो इंक्रीजिंग सबऑर्डिनेशन हो रहा है, मतलब पार्लियामेंट की पावर को कम किया जा रहा है इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इस फैक्ट के ऊपर जो है वो कोई भी चर्चा नहीं हुई। ये फैक्ट जो थे वो ओवरलुक्ड कर दिए गए, अनदेखे कर दिए गए। उसके बाद क्या है, parts of this story are familiar, we know that wills are passed with minimal or no deliberation। तो मतलब ये हमने जो ऊपर स्टोरी की बात की कि पार्लियामेंट की जो पावर है उसको कम किया जा रहा है दिन ब दिन, तो ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर है, मतलब हम इसको जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनको पास किया जाता है विद मिनिमम और नो डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है चर्चा होना, बहस होना, मतलब पार्लियामेंट को जो बिल्स हैं उनको पास किया जाता है विदाउट डेलिब्रेशन, विदाउट डिस्कशन। तो इससे पता चल रहा है कि पार्लियामेंट की जो पावर है ना उसको कम किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, वी नो दैट पार्लियामेंट सिट्स फॉर फ्यू आवर डेज इन ए ईयर। हम लोग जानते हैं कि जो पार्लियामेंट की सीटिंग होती है वो बहुत कम होती है, कुछ टाइम पे होती है पूरे साल में। एंड पार्लियामेंट्री सेशंस आर ऑफन अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है मतलब निष्कासित कर देना, मतलब बंद कर देना। और पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उनको अर्जेंट किया जाता है, मतलब बहुत बार बंद किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। We know that presidential ordinances have become a parallel if not dominant form of law making। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस फॉर्म करते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जिनको इमरजेंसी में जब पार्लियामेंट का सेशन पावर में ना हो तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है। एक किस्म का मतलब ये लॉ ही होता है या फिर कोई भी बिल जो है वो पास किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके एडवाइस पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके प्राइम मिनिस्टर। तो जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस है ना, ये एक हैव बिकम ए पैरेलल, मतलब एक किस्म के ये एक पैरेलल लॉ बन गए हैं। मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर कोई लॉ पास करना है ना तो इसका यूज़ किया जाता है, ऑर्डिनेंस का यूज़ करके प्रेसिडेंट के द्वारा कोई लॉ पास कर दिया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक पैरेलल मतलब तरीका बन गया है, इफ़ नॉट डोमिनेंट। अगर इसको हम लोग डोमिनेंट नहीं मानेंगे, जो मतलब बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाए, लेकिन फिर भी एक ये तरीका बन गया है अपनी मनमर्जी चलाने का। उसके बाद क्या है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा डिज़ाइन है वो किस तरह से जो है ना हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको जो है वो प्रभावित करता है। इट इज़ टेम्पटिंग टू एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दिस टू अनस्क्रूपुलस और कैरलेस पॉलिटिशियंस। तो ये बहुत टेम्पटिंग होगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं हमारी डेमोक्रेसी में, किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ऑर्डिनेंसेस का, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब टेम्पटिंग होगा, हमें अच्छा लगेगा। टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के मत्थे मरना, किसी के ऊपर ब्लेम करना। अगर हम ये सारा कुछ जो भी हो रहा है इसको ब्लेम कर देंगे टू दी कैरलेस पॉलिटिशियंस। कैरलेस का मतलब क्या होता है, जो हार्श हों, मतलब जो ख़राब पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी हम लोग इसको, उनके मत्थे भी इसको डाल सकते हैं। बट that misses however is the understanding that growing irrelevance of parliament is not because of individual actions but a constitutional designs। लेकिन इसमें क्या चीज़ मिसिंग होगी, क्या अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसकी वजह से हो रही है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग होगी, इज़ दी अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रोइंग इरेलीवेंस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट को जो है जिसको मतलब कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इरेलीवेंट माना जा रहा है, इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल्स की वजह से नहीं हो रही हैं, बट ए मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका जो डिज़ाइन है, जिस तरह से उसको बनाया गया है, उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
In other words, the Indian Constitution, by its very structure, facilitates and enables the marginalization of Parliament. तो क्या है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वाई इट्स वेरी स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उस हिसाब से अगर हम लोग उसको देखें तो वो फैसिलिटेट एंड इनेबल्स दी मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, तो वो क्या करता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है कोई सुविधा आसान करना किसी चीज़ को, तो वो क्या करता है, आसानी से मार्जिनलाइजेशन करता है पार्लियामेंट का, मतलब पार्लियामेंट की पावर को कम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन ए डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव, और पावर किसको देता है, पावर की जो कंसंट्रेशन है, ज़्यादा मात्रा है, वो किसको देता है, जो हमारा डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव है, मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। हाउ डज दिस हैपन, ऐसा कैसे होता है, कंसीडर द वेरियस सेफगार्ड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जनरली टेंड टू पुट इन प्लेस अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस और अब्यूज़। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे सेफगार्ड्स, मतलब जो आपको सुरक्षित रखते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में, वो जनरली टेंड टू पुट इन प्लेस अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, मतलब जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस रहती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसे बहुत सारे सेफगार्ड, मतलब उपाय, जो भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, जो अपनाती हैं अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट की डोमिनेंस के खिलाफ, या फिर अब्यूज़ के खिलाफ। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब ख़राब करना, गंदा करना, और डोमिनेंस का आपको मतलब पता ही है, मतलब किसी के ऊपर जो है ना बिल्कुल दबदबा बनाना। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू इनेक्ट इट्स एजेंडा द एग्जीक्यूटिव मस्ट कमांड ए मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो पहले अगर हम लोग बात करें, अगर इन ऑर्डर टू इनेक्ट इट्स एजेंडा, अगर अपना एजेंडा मतलब जो भी मुद्दा है, अगर उसको मतलब इनेक्ट करना है, उसको लाना है, तो एग्जीक्यूटिव को ना मतलब उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए पहले नंबर पार्लियामेंट में। दिस ओपन्स अप द स्पेस फॉर इंट्रा पार्टी डिसेंट। इससे क्या होता है, इंट्रा पार्टी डिसेंट, मतलब अपनी ही पार्टी में जो है वो मतभेद हो सकता है। एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट्रीज हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट टू एक्साइज ए चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। और इससे क्या होता है, जो एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट्रीज, मतलब जो भी रूलिंग पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं, जो कि कैबिनेट के मेंबर नहीं है। कैबिनेट आपको पता है, मतलब कुछ आदमी जो होते हैं, जो खास मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। तो जो आदमी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, टू एक्साइज ए चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव को देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। तो आगे क्या है, ओकेजनली रूलिंग पार्टी बैक बेंचर्स कैन इवन जॉइन फोर्सेज विद द अपोजिशन टू डिफीट अनपॉपुलर बिल्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है ओकेजनली, कभी कभी, कि जो रूलिंग पार्टी के जो बैक बेंचर्स हैं, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हैं, वो जॉइन मतलब हाथ मिला सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, टू डिफीट अनपॉपुलर बिल, मतलब जो बिल उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके खिलाफ जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। एज वॉज सॉ इन केस विद वेरियस ब्रेक्सिट डील्स इन दी यूके में हम लोग ऐसा देखते हैं कि अपनी ही पार्टी का कोई आदमी होगा, अगर उसको कोई बिल अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसके खिलाफ भी वोटिंग कर सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 2017 एंड 19, यूके का जो हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो ऐसा हमने 2017 और 19 के बीच में देखा है। सेकेंड, द अपोजिशन इटसेल्फ इज ग्रांटेड सर्टेन राइट्स इन पार्लियामेंट एंड सर्टेन लिमिटेड कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू पब्लिकली होल्ड द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट। सेकेंड क्या हो सकता है, जो अपोजिशन है, इज इटसेल्फ ग्रांटेड सर्टेन राइट्स इन पार्लियामेंट एंड सर्टन लिमिटेड कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो जो अपोजिशन है ना, उसको भी जो है कुछ सर्टन राइट्स दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, और कुछ कंट्रोल दिया जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जो भी अपोजिशन है, अपोजिशन साइड होगी, इन ऑर्डर टू पब्लिकली होल्ड द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है उसके जो भी अकाउंट है, उसके जो भी एक्शन है, उसको देखा जाए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड, द इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव आर मेंट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीकर ए न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अगर थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें, तो जो पार्लियामेंट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव आर मेंट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, जो पार्लियामेंट है अगेंस्ट दी एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा।
ए न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो न्यूट्रल हो मतलब जो किसी की भी साइड ना ले और जो इंडिपेंडेंट हो। एंड फोर्थ, सर्टन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज एम्ब्रेस्ड बाई कैमरलिज्म। और फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करें तो कुछ ऐसी पार्लियामेंट डेमोक्रेसीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, गले लगाना, वो क्या करती हैं, बाई कैमरलिज्म को अपनाती हैं। दैट इज़ ए सेकंड अपर हाउस, मतलब उसमें एक और अपर हाउस होता है। जैसे आपको पता है ना, इंडिया में एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस बोला जाता है क्योंकि उसमें 25 साल तक एज जो है वो एमपी बन सकता है, और राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 35 साल तक कोई भी एमपी बन सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें मतलब कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज़ हैं जिन्होंने जो है ना वो बाई कैमरलिज्म को अपनाया है, मतलब एक सेकंड अपर हाउस दैट एक्ट्स एज ए रिवाइजिंग चेंबर, मतलब वो एक रिवाइजिंग चेंबर की तरह एक्ट करता है। वियर इंटरेस्ट अदर दैन दोस ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी और रिप्रेजेंटेड, जहाँ पे जो इंटरेस्ट होते हैं मतलब और भी जो इंटरेस्ट होते हैं जो कि ब्रूट मेजॉरिटी की, मतलब जो मेजॉरिटी के इंटरेस्ट हैं, मतलब उसको छोड़ के भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो वहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मुद्दे रह जाते हैं। इन आवर केस दैट इज़ दी राज्यसभा एक्टिंग एज ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमारी स्टेट्स में क्या है, जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरह एक्ट करती है। उसके बाद क्या है, व्हेन दीज फीचर्स फंक्शन एज दे शुड, it becomes very difficult for the executive to ride roughshod over parliament and in turn open space for parliament to act as the deliberative and representative body that is meant to be। अगर ये फीचर्स जिनकी हमने बात की हैं अगर ये वैसे ही एक्ट करें जैसे ये हैं, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जीक्यूटिव के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए, टू राइड रफ शॉट। रफ शॉट का मतलब क्या होता है, रफ शॉट का मतलब होता है हुकूमत करना, डोमिनेंस करने की कोशिश करना अवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के ऊपर डोमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन टर्न ओपन अप स्पेस फॉर पार्लियामेंट टू एक्ट एज ए डेलिब्रेटिव। इससे क्या हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक डेलिब्रेटिव मतलब डिस्कशन के साथ काम करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। दैट इट इज़ मेंट टू बी, जिसको उसके लिए बनाया गया है, मतलब वैसे ही काम करेगी जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ए डिल्यूशन इरेजर, मतलब डिल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, इरेजर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना। In India, however, each of these features have been diluted or erased over the years। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जितने भी हमने ऊपर फीचर्स की बात करी है वो सारे फीचर इंडिया में डिल्यूट हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं या फिर ख़त्म हो गए हैं अगर पिछले कुछ सालों की हम लोग बात करें। फर्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट। इंट्रा का मतलब होता है आपस में ही मतभेद होना पार्टी के बीच में। विद इन पार्लियामेंट हैज़ बीन स्टैम्प्ड आउट बाय द वर्च्यू ऑफ 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये है कि अपनी ही पार्टी में अगर आपका मतभेद हो गया, मतलब अगर आप अपनी पार्टी के किसी बिल से सहमत नहीं हो तो आप दूसरे मतलब उसके खिलाफ वोट कर सकते हो। तो ये हमारी डेमोक्रेसी में स्टैम्प्ड आउट हो गया है, मतलब इसको जो है ना सीधे सीधे ख़त्म हो गया है 10th शेड्यूल के द्वारा। अगर आप अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये हमारा 10th शेड्यूल बताता है। तो ये चीज़ तो पहले ही ख़त्म हो गई। पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इंट्रोड्यूस थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो 1985 में हुई थी। द 10th शेड्यूल पैनलाइजेस डिसओबीडियंस ऑफ द पार्टी विप विद डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस ऑल टुगेदर। तो क्या है, दी 10th शेड्यूल पैनलाइजेज डिसओबीडियंस, मतलब अगर डिसओबीडियंस का मतलब होता है किसी की आज्ञा ना मानना, तो पैनलाइजेज का मतलब होता है सज़ा देना। तो जो 10th शेड्यूल है ना वो सज़ा देता है अगर आप डिसओबीडियंस करोगे, मतलब अपनी पार्टी के हिसाब से नहीं चलोगे। जो भी पार्टी की विप होती है, विप का मतलब क्या होता है, एक संदेश होता है कि हमें इस मुद्दे पे ये करना है, इस चीज़ को सपोर्ट करना है, उसको बोलते हैं विप। तो अगर आप अपनी पार्टी की विप के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा हाउस से। Ironically, as recent events have more than amply demonstrated, the 10th schedule has failed to fulfill the purpose for which it has enacted। तो अगर हम लोग मतलब आयरनी का मतलब होता है, आयरनिकली का मतलब होता है मतलब अनिश्चितता से, मतलब विडंबना से अगर हम लोग बात करें तो रिसेंट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट हुए हैं। एम्पली का मतलब होता है मोर देन एम्पली डेमोस्ट्रेटेड, मतलब डेमोस्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं रिसेंट ईयर्स में जिन्होंने हमें दिखाया है कि जो 10th शेड्यूल है ना वो फेल हो गया है टू
फुलफिल द पर्पस फॉर विच इट हैज़ इनेक्टेड, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था उसको लागू करने में वो फेल हो गया है। दैट इज़ टू कर्व हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब जो खरीद फरोख्त की जाती है एमपीज़ की, उसको रोकने के लिए उसको बनाया गया था, उस चीज़ में वो फेल हो गया है। उसके बाद क्या है, एन अनप्रिंसिपल्ड क्रॉस फ्लोरिंग। अनप्रिंसिपल का मतलब होता है जिसमें कोई रूल के बिना क्या होना, फ्लोर क्रॉसिंग होना, मतलब एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना। तो ये सब चीज़ें रोकने में एंटी डिफेक्शन लॉ किसी ना किसी तरीके से फेल हो गया है। वट इट हैज़ डन हाउ एवर इज़ टू स्ट्रेंथन दी हैंड ऑफ द पार्टी लीडरशिप। लेकिन ये क्या काम करता है, जो पार्टी पावर में है, ठीक है, उसकी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। विच इन द केस ऑफ रूलिंग पार्टी इज इफेक्टिवली द कैबिनेट एग्जीक्यूटिव, जो कि रूलिंग पार्टी में लीडरशिप क्या होती है, जो कैबिनेट होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, अगेंस्ट इट्स ओन पार्लियामेंट्रीज, अपने ही पार्लियामेंट्रीज जो मतलब बाकी पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनके खिलाफ जो है वो ज़्यादा पावर प्रदान करता है। कौन, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब इस तरह से बन गया है। ये किसका कहना है, जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इंट्रा पार्टी डिसेंट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट व्हेन द प्राइस इज़ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, मतलब अपनी ही पार्टी में क्या होना, मतभेद होना, मतलब आप किसी बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस आदमी के लिए। व्हेन द प्राइस इज़ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आपको पता है आपको यही भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्ट, मतलब आप कर ही नहीं सकते अपनी पार्टी के साथ, मतलब आप बोलते हो कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो आपको अगर आप उसके खिलाफ वोटिंग करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। सेकंड, द राइट फ्रॉम इट्स इंस्पेक्शन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द हाउस। तो सेकंड हम लोग बात करें तो राइट फ्रॉम इट्स इंस्पेक्शन, मतलब इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट, प्रारंभ से। तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द पॉलिटिकल अपोजिशन, जो भी हमारा पॉलिटिकल अपोजिशन है ना, उसके लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं रखी गई है पार्लियामेंट में, इन दी हाउस। देयर इज़ no equivalent for example of prime minister's questions where the prime minister has to face direct questioning, प्राइम मिनिस्टर के बराबर किसी को भी नहीं रखा गया है पार्लियामेंट में, मतलब उसके इक्विवेलेंट की कोई भी नहीं है जो क्वेश्चन कर सके, जिसको प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन फेस करने पड़े डायरेक्ट ऑफ देयर रिकॉर्ड फ्रॉम द लीडर ऑफ द अपोजिशन एज वेल एज बाय अदर पॉलिटिशियन। ना तो कोई ऐसा अपोजिशन लीडर है और ना ही कोई ऐसा पॉलिटिशियंस है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सके प्राइम मिनिस्टर को। इन अदर वर्ड्स, द मैनर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें तो जो प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब जो चीज़ें चलती हैं हमारे पार्लियामेंट में, वो कंप्लीट कंट्रोल है, मतलब उसका कंप्लीट कंट्रोल उस पर किसका है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, विद नो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स अपॉन हाउ दैट कंट्रोल इज एक्सरसाइज। और इसके ऊपर कोई भी चेक नहीं किया जाता है, मतलब इसको कैसे बिल्कुल देखा नहीं जाता है कि किस तरह से जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड, दिस इज एक्सकॉर्बेटेड बाय द फैक्ट दैट स्पीकर इन आवर सिस्टम इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक्सकॉर्बेटेड का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक होना और ज़्यादा ख़राब होना, तो दिस इज़ एक्सकॉर्बेटेड मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाय द फैक्ट दैट द स्पीकर, मतलब ये और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारा स्पीकर है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। द स्पीकर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी एंड इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू एक्ट इम्पार्शियली। तो हमारा जो स्पीकर है ना इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो मेंबरशिप है उसको गिव अप नहीं कर सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू एक्ट इम्पार्शियली, और वो मतलब ऐसा भी उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ ज़रूरी होना, तो उसके लिए कोई ये भी ऑब्लिगेटेड नहीं है टू एक्ट इम्पार्शियली कि वो इम्पार्शियली एक्ट करे, मतलब किसी के ऊपर पार्शियल ना हो, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है उसके लिए। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स ऑफ स्पीकर्स एक्टिंग इन ए voluntarily partisan manner in order to advance the interest of the executive over the interest of the house। तो इससे क्या हो रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, जो स्पीकर है ना वो वॉलंटली पार्टीशन तरीके से एक्ट कर रहे हैं, मैनर में एक्ट कर रहे हैं। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात करना, वॉलंटली का मतलब होता है लगातार जोरों शोरों से। इन ऑर्डर टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ताकि जो इंटरेस्ट हैं, जो फ़ायदे हैं एग्जीक्यूटिव के, गवर्नमेंट के, उनको पूरा किया जा सके, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द हाउस।
नॉट ओनली डज दिस इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द डेलिब्रेशंस इन द लोअर हाउस, इससे सिर्फ हमारी जो डेलिब्रेशंस होती हैं, मतलब जो डिस्कशंस होती हैं लोअर हाउस में, इससे सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होती हैं, बट इट हैज़ ऑल्सो हैज़ ए नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द अपर हाउस। नॉक ऑन का मतलब होता है मतलब लगातार कोई चीज़ होना, तो इसके जो है ना वो लगातार इफेक्ट पड़ते हैं अपर हाउस के ऊपर भी, जो हमारी राज्यसभा है। एज हैज़ बीन सीन ऑफ लेट का मतलब होता है पास्ट, मतलब हमने इस चीज़ को जो है ना पास्ट में देखा है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। व्हेन द रूलिंग पार्टी विशेस टू अवॉइड अफेक्टिव स्क्रूटिनी इन द राज्यसभा ओवर बिल्स, द स्पीकर सिंपली क्लासिफाइज द बिल एज मनी बिल। तो जब भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो कोई भी स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच, तो कोई भी जब वो जांच को अवॉइड करना चाहता है कि कोई किसी बिल के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना हो, जांच ना हो, तो स्पीकर उस बिल को क्या करता है, मनी बिल डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। दस डिप्राइविंग द राज्यसभा ऑफ द राइट टू मेक अमेंडमेंट। इससे क्या होता है, वो डिप्राइव करता है, दूर करता है राज्यसभा को कि उसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट लाई जाए, मतलब कोई भी चेंज लाई जाए, तो इसका कंप्लीटली गलत इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है, दिस वॉज सीन मोस्ट वाइडली इन द केस ऑफ द आधार कार्ड एक्ट। ये चीज़ हमने देखी थी, वाइडली का मतलब होता है क्लियरली देखी थी जब राज्यसभा आधार कार्ड एक्ट पास हुआ था। बियर राज्यसभा स्क्रूटिनी वॉज अवॉइडेड इन दी प्रिसाइज मैनर। तो उस टाइम पे जो राज्यसभा की मतलब जो जांच करता है उसको अवॉइड किया गया था, दूर किया गया था इन दिस प्रिसाइज मैनर, मतलब इसी शॉर्टकट तरीके से। प्रिसाइज का मतलब होता है मतलब टू द पॉइंट, इसी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। एंड मैनी इंपॉर्टेंट राइट प्रोटेक्टिंग अमेंडमेंट्स कुड नॉट बी पास्ड। और बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट थे, चेंजेस थे जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, वो भी जो है वो पास नहीं हुए इसी तरीके से। ठीक है। रोल ऑफ द अपर हाउस, अब अपर हाउस का क्या रोल रहता है, किसका, राज्यसभा का। फोर्थ, द रूल ऑफ द अपर हाउस इज undercut not only by the speaker's misclassification of bills but also by the constitutionally sanctioned ordinance making power। तो जो अपर हाउस की जो मतलब पावर है उसको अंडरकट किया जाता है, कम किया जाता है, सिर्फ स्पीकर के द्वारा नहीं। स्पीकर की जो मिस क्लासिफिकेशन है बिल की, कि वो बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर देगा और उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से नहीं, मतलब उसकी पावर को कम किया जाता है। और भी तरीके हैं, बट आल्सो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी गई है, ऑर्डिनेंस को पास करने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, तो उसका भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी जो है ना राज्यसभा की पावर को कम किया जाता है। एन ऑर्डिनेंस इज़ नथिंग मोर देन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो जो ऑर्डिनेंस है ना वो एक किस्म का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है, मतलब गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट को जो है वो एडवाइस देती है और एक ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस बोलेंगे। उसके बाद क्या है, एंड वाइल इन थ्योरी इट इज़ मेंट टू बी यूज्ड ओनली फॉर एन एमरजेंसी। मतलब जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो ऑर्डिनेंस को सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया गया था। वाइल पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा किसी बिल को पास कर सकता है। इन प्रैक्टिस इट इज़ यूज्ड एज ए पैरेलल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लेकिन अभी इसको यूज़ किया जा रहा है सेम जैसे ही किसी बिल को पास करना है वैसे ही नॉर्मली ऑर्डिनेंस को पास किया जा रहा है। स्पेशली व्हेन द एग्जीक्यूटिव वांट्स टू बाईपास द अपर हाउस, जब भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट चाहती है, बाईपास का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, मतलब वो चुपके से निकल जाना चाहती है, बाईपास दी अपर हाउस के से बचना चाहती है राज्यसभा से ऑल टुगेदर एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड क्रिएट ए फेट अकॉम्पली। तो वो क्या करती है, फेट अकॉम्पली क्रिएट करती है, बनाती है। अब ये फेट अकॉम्पली क्या होता है, इसका मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो, समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड इन पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज नाउ। मतलब जो बोलती है गवर्नमेंट की अब ये पहले ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, अब इसको हम लोग दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ें ऑर्डिनेंस पास करके अपर हाउस की जो पावर है उसको कम करती है। व्हेन वी पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, जब हम इसको सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसको एक साथ देखेंगे, बट emerges इज ए पिक्चर वेयर द ओनली इफेक्टिव चेक अपॉन द एग्जीक्यूटिव इज वन वेयर द इलेक्टोरेट हैज़ थ्रोन अप ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट एंड द रूलिंग पार्टी इज फोर्स टू गवर्न इन ए कोएलिशन विद allies with whom it does not always see eye to eye। तो इस अगर हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो हमारे सामने क्या पिक्चर आती है, बट emerges इज़ ए पिक्चर वेयर द ओनली इफेक्टिव चेक अपॉन द एग्जीक्यूटिव। मतलब
एग्जीक्यूटिव पे तभी हम लोग उसके ऊपर चेक लगा सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं। इज़ वन वेयर द इलेक्टोरेट हैज़ थ्रोन अप ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट। जब हम लोग वोट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट पेश करते हैं। फ्रैक्चर मैंडेट का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर मैंडेट। उसके बाद क्या है, एंड द रूलिंग पार्टी इज़ फोर्स टू गवर्न इन ए कॉयलेशन। और रूलिंग पार्टी जो है उसको कॉयलेशन मतलब गठबंधन बना के रूल करना पड़ता है अपनी एलाइज के साथ, अपनी मतलब जो भी उनके साथी हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, विद हुम इट डज़ नॉट ऑलवेज सी आई टू आई। और उसके साथ मतलब वो हमेशा जो है ना वो आई टू आई नहीं देख सकती है, तो उनके बीच में मतभेद भी होते हैं, जिससे क्या होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रहती है, गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रहती है। इन सच ए सिनारियो, ऐसे केस में क्या होता है, कोalition पार्टनर्स कैन एक्साइज समथिंग ऑफ ए चेक अपॉन एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट। जिससे क्या होता है, मतलब चेक करते रहते हैं जो गठबंधन की जो बाकी पार्टीज़ होंगी, वो भी जो हैं थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। कोई भी बिल पास होगा तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ी सी जांच रहती है। हाउ एवर व्हेन देयर इज़ ए सिंगल मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी वेदर एट द सेंटर और इन द स्टेट, देयर इज़ वेरी लिटिल दैट पार्लियामेंट कैन डू। लेकिन जब सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी पूरे पार्लियामेंट में, सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी रहेगी जो मेजॉरिटी में सीटें ले जाएंगी, तो इसमें जो है ना वो पार्लियामेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाइप्स आउट इंट्रा पार्टी डिसेंट। मतलब जो आपस की पार्टी में थोड़ा बहुत बहस हो सकती थी कि कौन सा बिल सही है कौन सा गलत है, वो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ उसको ख़त्म कर देता है। वाइप्स आउट का मतलब होता है ख़त्म करना, भगा देना, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाओगे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द पॉलिटिकल अपोजिशन स्कोप फॉर पार्टिसिपेशन डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जो पॉलिटिकल अपोजिशन का जो भी स्कोप है ना फॉर पार्टिसिपेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपोजिशन कितना पार्टिसिपेट करेगा, एग्जीक्यूटिव की मर्जी के ऊपर। Partisan speakers further ensured that the executive is insulated from public embarrassment at the hands of the opposition। तो जो पार्टीशन मतलब जो पक्षपात करते हैं जो स्पीकर्स, वो ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो इंसुलेटेड रहे, मतलब दूर रहे पब्लिक एम्बेरसमेंट से, मतलब पब्लिक का उसको सामना ना करना पड़े एट दी हैंड्स ऑफ दी अपोजिशन। और जो उनकी पब्लिक जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका सामना ना करना पड़े बाय कंट्रोलिंग द डिबेट जो भी बहस चल रही है उसको कंट्रोल करके, आइदर बाय द मिसक्वालिफिकेशन ऑफ मनी बिल्स, जहाँ तो फिर किसी भी बिल को वो मनी बिल डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, और बाय द यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंस पावर, यहाँ तो फिर वो ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ कर देगी और किसी भी बिल को पास कर देगी। इट इज़ नो वंडर दैन दैट द क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन हैज़ डिक्लाइन। इसमें कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं है, वंडर करने वाली बात नहीं है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होती थी, डेलिब्रेशंस होती थी, उनकी जो क्वालिटी है वो कम हुई है। इट इज़ सिंपली ए मिरर ऑफ पार्लियामेंट्स ओन स्ट्रक्चर मार्जिनलाइजेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आईना है हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर मार्जिनलाइजेशन का, मतलब किस तरह से हमारी जो पार्लियामेंट्री पावर है उसको मार्जिनलाइज किया गया है, कम किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंस्टेड वट वी हैव इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर एग्जीक्यूटिव पावर। हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई है। ए सिचुएशन दैट रिजेंबल्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव। ऐसी सिचुएशन बनाई है जिसमें जो मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव होता है। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड यार इसको क्या हो गया, बट विदाउट the checks and balances and veto points that those system have, in fact the worst of all worlds। लेकिन बिना किसी चेक के, बिना मतलब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को चेक किए बिना या फिर कोई बैलेंस बनाए बिना, दैट दो सिस्टम है, मतलब उन सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं, इन इफेक्ट दी वर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड। तो अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी हैं वो हमें एकदम वर्स्ट लगेगा, ख़राब लगेगा। Therefore, even as the new parliament is inaugurated, the urgent question that we must ask is whether in फॉर्मल टर्म्स इंडिया कैन कंटिन्यू टू बी कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हालांकि हमारी जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो भी लेटेस्ट बनी है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हम अभी भी अपनी जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, और वेदर वी हैव ग्रेजुअली मॉर्फ्ड इनटू एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। मॉर्फ्ड का मतलब होता है चेंज होना, या फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी बन गई है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल है। एंड इफ़ इंडीड वी वांट टू रिटर्न टू पार्लियामेंट्रिज्म, अगर हमें दोबारा पार्लियामेंट
पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, बट मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स दैट इट वुड रिक्वायर। तो हमें किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और रिफॉर्म्स का मतलब भी चेंज होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अब आप इसको खुद से रीड कर देना, टेलीग्राम पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने भी वीडियो देखा है सबसे पहले लाइक करना और कमेंट पक्का कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते रहिए कंटिन्यूसली, डेली 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होगा। अगर नहीं होगा तो उसके थोड़ी देर बाद जो है मैं वो अपलोड कर दूंगा। ओके बाय, जय हिंद।